नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और जीवन की तमाम तकलीफें आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। और जैसा कि इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन से सभी समस्याओं को दूर करना। अब जब समस्याएं आती हैं तो हम ज्योतिष का सहारा तो जरूर लेते हैं और मुझे लगता है लेना भी चाहिए। अब ज्योतिष का सहारा लेने के बाद अक्सर लोगों का एक प्रश्न होता है जब उनको रत्नों के बारे में बताया जाता है तब, कि भाई अब ये रत्नों की हम पहचान कैसे करें या हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोगों की उंगलियों में, कुछ ज्योतिष आचार्य, कुछ विद्वान अगर रत्न देखते हैं और उनकी कुंडली देखते हैं तो उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको ये रत्न नहीं पहनना चाहिए और वो कुछ सिम्टम्स भी आपके सामने रख देते हैं कि जब से आपने इन रत्नों को धारण किया है तब से आप परेशान चल रहे होंगे। तो अब किस आधार पर हमें रत्नों का चयन करना चाहिए और कौन सा हमारा जीवन रत्न होना चाहिए जिसके माध्यम से हम जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसके साथ साथ उठते हैं कि वाकई में क्या रत्नों के माध्यम से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे ये काम करते हैं। और एक और प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्नों का अभिमंत्रित होना यानी कि प्राण प्रतिष्ठित होना कितना आवश्यक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपकी कॉल्स लेंगे। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रत्नों के बारे में हम बात करते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न, रत्नों का चयन हम किस हिसाब से करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ जैसे मुझे ओपल बड़ा खूबसूरत लगता है तो पहले मुझे लगता था मैं ओपल पहन लूं, लेकिन जब मैंने अपनी कुंडली दिखाई तो मुझसे बोला गया बिल्कुल मत पहनना। तो कई बार कुछ चीजें हमें खूबसूरत देखने में लगती है तो हमें लगता है हमें पहन लेना चाहिए, लेकिन रत्नों का चयन अगर हम अपने हिसाब से कर लिया तो उनका कितना बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही साथ रत्न कितनी जल्दी तकलीफ से भी बाहर निकल सकते हैं और कैसे? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। रत्नों की बात करते ही हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें इसे किसी न किसी ग्रह के लिए पहनना है, पर ग्रह विशेष के लिए जब रत्न धारण करने की बात आई तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि हमें पत्रिका के माध्यम से पहनना है कि सिर्फ हमने ये सुन लिया कि ये मंगल के लिए और ये शनि के लिए और ये बुध के लिए। दूसरी स्थिति एक और आती है कि कई लोग नाम राशि के आधार पर रत्न धारण करते हैं। कई लोग सिर्फ इस स्थिति में देखते हैं कि हमारी दशा किस चीज़ से चल रही है उसके ऊपर धारण करते हैं। शनि की 7.5 है या शनि की महादशा है तो नीलम पहन लो। अब वो ये देखने का फ़र्ज़ नहीं समझते या ज़रूरत नहीं समझते कि साहब ये हमारी पत्रिका में कहाँ है, ना वो किसी से ये पूछते। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि रत्न बेचने की चीज़ें जो ऐसी बिकती हैं जैसे कोई हम खाने पीने की वस्तुएँ लेते हैं, कि हम देखते हैं कई बार हमारे पास लोग कार्ड लेके आते हैं कि साहब देखिए एक ज्वेलर कार्ड है, इसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ है तुला राशि के लिए हीरा पहने, मिथुन राशि के लिए पन्ना पहने। अब ये इस तरह से जब रत्न पहनने लगते हैं तो निश्चित तौर पर वो घातक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पत्रिका के माध्यम से ये देख ही नहीं रहे, उसका अवलोकन करके ये जान ही नहीं रहे कि साहब ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, कहाँ पर ये आपके साथ मैच होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूँ कि किसी व्यक्ति की मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध और बुध के लिए पन्ना। अब पन्ना उन्हें पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए ये कैसे पता लगेगा? पत्रिका में इसकी अनिवार्यता देखी जाए कि अनिवार्य भी है, जरूरत भी है कि नहीं। दूसरी बात, बुध की स्थिति कहाँ पर है? बुध कहीं नीचस्थ है, शत्रु राशि में है, दीर्घ स्थान पर है, कहाँ है उसकी स्थिति? और उसके बाद हमें ये देखना है कि कितने रति का पहनना है, किस प्रकार से पहनना है। पर इन सारी विशेषताओं और महत्ताओं को न समझते हुए सिर्फ हमने अगर पन्ना पहन लिया, पुखराज पहन लिया। अब कई लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि साहब आचार्य जी मेरी शादी नहीं हो रही या मेरे पास पैसे की कमी है, पुखराज पहन लूँ? मैंने कहा मैंने तो कहा नहीं, आप सीधा ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं पहन लूँ? नहीं, मैंने सुना है कि पुखराज पैसा ना हो तो पहनते हैं या शादी ना हो रही हो तो पुखराज पहनते हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल भ्रांति है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बृहस्पति धन का कारक जरूर है, विवाह का कारक जरूर है, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपकी पत्रिका में भी वो उसका कारक बनता हो सकता है सप्तम के स्वामी मंगल हो और आप बृहस्पति को प्रसन्न करने चले। तो यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, वो देखते हुए रत्न धारण किया जाता है। इस तरह से रत्न धारण नहीं किया जाता कि जो जी में आया आपने धारण कर लिया, पहन लिया। ये कपड़े नहीं है कि आप कभी उतार दें कभी बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप गलत रत्न धारण करेंगे, गलत समय पे धारण करेंगे तो आपको हानि हो सकती है। तो कृपया ध्यानपूर्वक धारण करें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। और कई लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो क्या कहेंगे, हम तो इसीलिए ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते, हम तो पहनना ही नहीं चाहते, इससे पहले उल्टा असर हो, हम पहनना ही नहीं चाहते। मुझे क्या बताएंगे आप? एक चीज़ कृपया, कि आप खाना खाते भी ऐसी सोच रखते हैं कि हम ये कह दें कि साहब उड़द की दाल कईयों को पचती नहीं है, हाँ हम तो खाते ही नहीं हैं। ये अगर आप इस तरह कहें तो मूली गैस बनाती है,
वायु विकार देती है, आप नहीं खाएंगे। क्या क्या छोड़ेंगे आप बताइए। तो प्रकृति के इन नियमों को इस तरह से आप ना लें कि हर चीज़ फ़ायदा देती है तो नुकसान भी देती है जी। तो अगर आप ध्यानपूर्वक लेंगे उस चीज़ को और समझ के ज्योतिष के माध्यम से दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और जीवन में उससे आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये चीज़ घातक होती है तो मैं नहीं पहनूंगा या इससे ऐसा होता है तो मैं इसलिए विश्वास ही नहीं करता हूँ। नहीं, आप पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करके अगर आप धारण करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। हम सबको पता है चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम चाय पीते हैं। हम लोगों को लत लग जाती है, हमें चाय पीनी है तो भाई पीनी है, ये वाला हिसाब हो जाता है। सर्दियाँ आती हैं, हमें चाय की चुस्कियाँ लेने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि ये सब कुछ पता है कि चाय पीने से दिक्कत आती है, गैस बनती है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाय हमेशा ही हानिकारक आपके लिए हो सकती है। जब तक आपको नहीं पता, आपको जुकाम होता है, आपके लिए चाय बहुत लाभदायक होती है, बहुत लाभप्रद होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये इस समय सटीक उपाय है हमारे लिए, और इसके लिए आपको कुंडली दिखवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए और कुछ प्रश्न बनते हैं इन प्रश्नों से आचार्य जी। पहला प्रश्न, क्या लग्न के हिसाब से रत्नों को धारण करना चाहिए? राशि की तो हमने बात की, लग्न के बारे में भी जानना चाहूँगी। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगर आप इसे लग्न से लें या राशि से लें, ग्रह दशा से लें, सबसे पहली चीज़ है ज्योतिषीय अनुसंधान कि आपकी परेशानी क्या है। इस तरह से नहीं कि साहब आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, दशा क्या चल रही है, बिल्कुल नहीं। ये अधूरे ज्ञान की बातें हैं। ये वो कौन लोग करते हैं जिन्होंने 4 किताबें ज्योतिष की पढ़ी और अपने आप को ज्योतिष आचार्य घोषित कर दिया। अगर आप पूर्ण अनुसंधान करेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, पूरा अपना होमवर्क करके आप बात करेंगे, तभी किसी को स्टोन सजेस्ट करेंगे। जैसे अभी श्रद्धा जी ने कहा कि मुझे ओपल बहुत अच्छा लगता है, पहन लूँ, पर अगर शुक्र नीचस्थ है तो आपके लिए घातक हो जाएगा। बेशक शुक्र की महादशा क्यों ना चलती हो, बेशक आपका वृषभ लगन क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम आपको ओपल नहीं पहना सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी होती है। इस प्रकार से नहीं कि रत्न धारण कर दें। मेरे माने अगर मैं आप मुझसे पूछें कि आप रत्न धारण कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं, तो मैं उसको एक तरह से एलोपैथी में जिस तरह इंजेक्शन दिया जाता है, मैं उस तरह लेता हूँ कि मुझे कब ऐसा चीज़ चाहिए जो इमीडिएट इफेक्ट दिखाए। अगर हम आयुर्वेद के उपाय की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं जो बेशक स्लोली वर्क करती हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको फ़ायदा मिलता है। पर रत्न क्या करता है, इमीडिएट आपके अंदर इंजेक्ट करता है उस प्लैनेटरी इफेक्ट को और आप उससे फ़ायदा लेना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए पुखराज की ही हम बात करते हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा, उसकी पत्रिका में बृहस्पति कारक हैं और कहीं से बृहस्पति क्षीण हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और वैवाहिक जीवन ज़्यादा अति शीघ्र जल्दी उसके साथ शुरू हो जाए तो हम पुखराज धारण करा देते हैं। पर अब इसके साथ उसका बॉडी वेट, उसकी एज, ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। साथ में यहाँ मेटल तक डिफाइन होता है, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कई लोगों को मैंने देखा है कि साहब पुखराज भी पहनना है तो साथ में पुखराज के यहाँ पर छोटे छोटे जरकन या डायमंड्स लगवा लेते हैं। अब देखिए, यही एक सबसे बड़ी गलती कर दी हमने। कौन सा स्टोन किसके साथ नहीं पहनना ये हमने कभी सुना ही नहीं सोचा। पुखराज के साथ कभी हीरा नहीं पहना जा सकता। ये बात कौन सोचेगा और कौन बताएगा? जब तक आप नहीं सोचेंगे इस विषय में तो आपके लिए घातक होगा। दूसरी बात, अगर आप एक ध्यान दें कि नीलम के साथ माणिक नहीं पहन सकते क्योंकि शनि सूर्य की मित्रता नहीं है। इसी तरह से नीलम के साथ मूंगा नहीं पहन सकते। ये सारी छोटी छोटी बारीकियां अगर आप ध्यान देंगे तो इनसे आप लाभ ले पाएंगे। हम अनिष्टकारी अपने आप बना लेते हैं। क्या अपने घर में आप आग नहीं जलाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? पर आग घातक होती है। क्या अब आप आग से दूर भागते रहेंगे? पानी डुबो देता है, क्या अब आप पानी से नहाएंगे नहीं? क्या नहीं करेंगे? जीवन में सब कुछ करना है और इनके बिना गुजारा नहीं। तो आप समझदारी का प्रयोग करते हुए, सदमार्ग पे चलते हुए, ज्ञान से जुड़कर अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। अन्यथा फिर वो अधूरा ज्ञान घातक हो जाता है। नीम हकीम खतरे जान। अब हम क्या करते हैं, उठाया, हमें पैसा चाहिए, बहुत दिक्कत हो रही है, पुखराज पहन लिया। हमें कहीं दिक्कत हो रही है, हमें किसी ने कहा साहब बुद्ध क्षीण है तो आप पन्ना पहन लेते हैं। अब बुद्ध और बृहस्पति की कभी मित्रता नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के करें जी। अब कई लोगों को मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमंड लगा लिए पुखराज के साथ, खूबसूरती के तो लगा लिया आपने, पर आपने पुखराज का जो बल था वो क्षीण कर दिया। पुखराज को आप चांदी में नहीं धारण कर सकते। अब ये मूर्खता मैंने कई जगह देखी है कि साहब कर रहे हैं, माणिक तक को चांदी में धारण किया हुआ है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हर ग्रह के लिए एक धातु डिफाइन करी गई है कि उसका कारक तत्व है। अब उस तत्व में उसको नहीं धारण करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कृपया इन बारीकियों को अगर आप समझ के उनका प्रयोग करेंगे तो पूर्ण लाभ लेंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है पुखराज के साथ पन्ना पहने हुए, मतलब
मैंने आप जैसे विद्वानों के साथ बैठकर जो मुझे लगा कि पुखराज और पन्ने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं अपनी नॉलेज के लिए भी जानना चाहती हूँ, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही होता है, पुखराज और पन्ना? देखिए, पुखराज और पन्ना थोड़े समय के लिए तो ठीक है, अगर आप लंबे समय तक पहन रहे हैं तो वो घातक होगा। कारण क्या है, अब आपके स्वभाव में एक बहस करने की प्रवृत्ति आ जाती है। कारण व्यक्ति बुध और बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है। बुध ज्ञान देता है, साथ में बुद्धि का विकास करता है। अब बृहस्पति भी ज्ञान देता है। बृहस्पति एक चीज और बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है? बृहस्पति बुध के साथ में मिलकर अहंकार को बढ़ाता है। अब अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार होने लगता है और हम जहां तहां देखें बहस करने लगते हैं। अब इस बहस के लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब आप चाहें, बुध बृहस्पति की मित्रता नहीं है। बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करते, बुध बर्दाश्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पर बृहस्पति इसलिए पसंद नहीं करते, कहते हैं कि बुध जो है नकारात्मक नहीं है। हाँ, यहाँ पर इसे ये कहा जाता है, ज्योतिषी भाषा में नपुंसक ग्रह कहा गया। अब नपुंसक की परिभाषा क्या मानी जाती है यहाँ पर यह है कि ये जिस राशि में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उसकी नेचर को अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ वैसा बन जाएगा। और बृहस्पति इससे बहुत खिन्न होते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम किसी एक के नहीं होकर रह सकते, इसलिए तुम्हारे साथ मित्रता नहीं। अब बृहस्पति की मित्रता बुध के साथ नहीं है, बुध की है, इसलिए समभाव हो जाता है, इसलिए चल जाता है, पर थोड़े समय तक चल सकता है। ज़्यादा अधिक समय तक आप पहनेंगे तो स्वभाव में ऐसी प्रवृत्ति आएगी और आप बहस करने लगेंगे, लड़ाइयाँ होने लगेंगी और फिर आप बाद में पछताएंगे। मैं 100% सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैं एक चैनल में थी, वहाँ पर हमारे ही साथी थे, उन्होंने पुखराज और पन्ने का कॉम्बिनेशन पहन रखा था। मैंने उनको एक बार बोला, मैंने कहा मैंने ये सुना है कि ये नहीं पहनना चाहिए आपको, और ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है। वो मुझसे मेरे साथ बहस करने पे तुल गए कि नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया ये बिल्कुल सही कहा, जबकि उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मैं देख रही थी, लेकिन उनकी बहस नहीं गई। और अंततः गत्वा मुझे ये समझ में आया कि भाई ठीक है, आपको लगता है तो आप पहनिए, और मैं इसी पर आकर मैंने अपनी बहस को वहां पर खत्म किया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिन्होंने भी पुखराज और पन्ना ये कॉम्बिनेशन धारण करा होगा, वो लोग बहस जरूर करते होंगे। तो ये चीजें हमें लगता है कि नहीं, हम सही ही हैं कई बार, लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें और अगर आप सही विद्वान के पास जा रहे हैं, तो जो आपके रत्नों का चयन है वो आपके जीवन पर बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। वो आपके जीवन को एक बहुत ही अच्छे मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। एक चमत्कार भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है नीलम पहन लेते हैं। अब शनि की दशा है तो नीलम पहन लो, तो उन लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा और कुछ लोगों को आबाद होते हुए भी देखा है। तो मुझे लगता है कि यही एक चयन वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या पहनना है, और यहाँ पर एक विद्वान का हमारे साथ होना ज़रूरी है कि उनके मार्गदर्शन के साथ साथ हम अगर अपने जीवन में तब्दीलियां लाएं, अगर हम रत्न धारण करें, उपाय करें, तो वो कितने कारगर साबित होते हैं। आप चाहें आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दुबई में लोग रहते हैं वो भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। महीने में एक बार आप आचार्य जी से दुबई में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए भी नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रत्नों का अभिमंत्रित होना यानी कि प्राण प्रतिष्ठित होना कितना आवश्यक है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम रत्न को इस तरह से लेते हैं कि साहब मिला, हमने बनवाया और पहन लिया। अगर आप इसको इस तरह से लें, आज के युग की बात करें, साइंटिफिकली अगर आप इसे देखें, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में एक सिम यूज़ करते हैं, लीजिए और डाल लीजिए और उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसे आप एक्टिवेट करवाते हैं। एक्टिवेट के लिए क्या है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करते हैं, देन उसके बाद आपका मोबाइल चालू होता है। अब आपके पास चाहे बैटरी भी अच्छी है, मोबाइल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, और नेटवर्क नहीं है, तो वो मोबाइल पत्थर के समान है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको ये समझ में आता है तो मोबाइल के साथ में कम्बिनेशन इसकी मोबाइल वाली बना लीजिए। एक रत्न भी उसी प्रकार से कार्य करता है। जब तक आप उसे अभिमंत्रित नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से जागृत नहीं कर लेते, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाने वाला। क्यों? क्योंकि आपके नाम राशि के आधार पर उसको अभिमंत्रित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम पुखराज की बात करें, पन्ने की बात करें, नीलम की बात करें, तो सबके अपने अपने मंत्र हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें, ओम ग्राम ग्रीम ब्रो सह गुरुवे नमः अगर हम करते हैं और उसके बाद उसके बीज मंत्रों का पूर्ण जो जप संख्या है उसके आधार पर हम करते हैं, तो हमें उसको चार्ज अप करके हम पहनते हैं और एक मुहूर्त के अंदर पहनते हैं। इस तरह से नहीं पहना जाता जो लोग अक्सर मैं देखता हूं लोगों को कि साहब पुखराज बृहस्पतिवार को पहना जाता है, पन्ना बुधवार को पहना जाता है, मोती सोमवार को पहना जाता है। ये जो हमने एक भेड़चाल बनाई, इसमें हुआ क्या कि हमने ना मुहूर्त देखा ना दिन देखा।
अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि साहब मैंने मोती पहन रखा है और मैंने दिवाली वाले दिन सोमवार को पहना था। मैंने कहा आपने दिवाली वाले दिन मोती पहना? तो कहते हैं हाँ जी मैंने दिवाली वाले दिन पहना। मैंने कहा उसके बाद कब से बीमार हैं, दिवाली वाले दिन से बीमार हैं या उसके नेक्स्ट डे से बीमार हुए? हाँ कुछ ऐसा ही लगता है कि मैं तो जिस दिन से ये मोती धारण किया तब से ही बीमार हूँ। तो उतारते क्यों नहीं है? कि उन्होंने कहा नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए था, ये मेरी क्रोध के लिए था, मेरे लिए सारी चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाएगा, मेरी राशि का स्वामी है, कर्क राशि है मेरी, तो मैंने इसलिए धारण किया। मैंने कहा बंधुवर मुझे एक चीज़ बताएं, चंद्रमा का कारक मोती और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी पे विद्यमान ही नहीं है, जब अमावस्या की काली घनघोर रात है, उस दिन आपने मोती धारण कर लिया, अब वो आपको कैसे लाभकारी हो जाएगा? तो यानी दिन विशेष भी समझ लें, खाली सोमवार को ना अटके रहें, खाली मुहूर्त भी उसका जान लें। हम मुहूर्त नहीं जानते, नक्षत्रों का आधार पर हम नहीं जानते। हम ये नहीं देखते अश्लेषा नक्षत्र में पन्ना धारण करना है, तो हम ये नहीं देखते कि साहब बुधवार में अश्लेषा नक्षत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने धारण कर लेना है। हमें नहीं पता अश्लेषा रेवती में है क्या है, कुछ नहीं पता। हमें पता नहीं कौन सा नक्षत्र पुखराज के लिए है, कुछ नहीं पता। तो ज्ञान किस लिए है? ज्योतिष आचार्य किस लिए बैठे हैं? आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं, पर अगर आप अग्रसर ही ना हो, आप सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। देखिए मनमुख व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने मन की सुनता है और मन भटकाता है। तो इसलिए ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अगर हम ज्ञान से कोई चीज़ धारण करेंगे या विमंत्रित करके समय पर, तो वो पूर्ण लाभपूर्ण होगी। नहीं तो क्या होता है, फिर हमारा विश्वास ज्योतिष से हटता है, हमारा ध्येय खत्म होता है, हम कहते हैं कुछ नहीं होता है इन स्टोन से, सब पत्थर हैं, बेकार बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी इस चीज़ को समझा नहीं, इसे साइंस नहीं माना, इसे प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज में जोड़ा नहीं है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा इस रहस्य, गूढ़ रहस्य में जाते हुए, कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है। समय का अभाव नहीं तो मैं आपको और 2-3 चीज़ें बताता। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुझसे एक व्यक्ति पूछने लगे साहब पुखराज कैसे काम करता है? पुखराज की बात जब आई तो मैंने उनसे कहा कि साहब बृहस्पति ग्रह है यूनिवर्स में, आप ये मानते हैं एस्ट्रोनॉमी के थ्रू? कहते हैं हाँ जी है। तो मैंने कहा हर ग्रह की कुछ रेज होती हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो घूमती हैं, अब आप तक वो पहुंचती हैं, आपके शरीर पर पहुंचती हैं, पर आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका सैटेलाइट सिस्टम आपके साथ नहीं जुड़ा। तो जब आपने एक रत्न धारण किया तो वो उन्हीं किरणों को संशोधित करके आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करता है और उससे आपको फिर वो लाभ मिलने लगता है, आपका बृहस्पति बली होने लगता है। कहते हैं हाँ बहुत सुंदर ढंग से आचार्य जी आपने समझाया, अब मुझे समझ में आया कि कोई रत्न किस तरह से लाभकारी होता है। रत्न सिर्फ इसलिए नहीं लाभकारी होता कि हमने यहाँ पहन लिया और लाभ देने लगा, वो हमारी बॉडी में उस चीज़ों की एफिशिएंसी को पूरा करता है। साइंटिफिकली अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हर रत्न का रंग वही बदलता है। इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा स्टोन कितने समय के लिए और कितनी जल्दी वो अपने रंग भी बदलते हैं, रूप भी बदलते हैं, और आपको महसूस भी होगा। वैसे मुझे लगता है ना आप दिल की बात पढ़ लेती, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो उस रत्न का दिन है और जो सही समय है, अगर उस समय पर धारण नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आंसर मुझे पहले ही मिल गया है। एक समय कम है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी, एक प्रश्न ज़रूर मन में उठता है कि आखिरकार आप अपनी उंगली में कुछ धारण कर ले रहे हैं, आप अपने गले में कुछ धारण कर लेते हैं, रत्नों को धारण करने पर ये रत्न किस तरीके से काम करते हैं कि जो समस्याएं हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं? देखिए अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में क्षीण है, या आप पन्ने की बात करें या मोती की या माणिक की या नीलम की किसी रत्न की बात करें और वो आपकी पत्रिका में क्षीण है तो आप उसे धारण कर सकते हैं। पर बंधु खास तौर पे 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, दीर्घ भाव में बैठे हुए ग्रहों के रत्न ना धारण करें, जिसमें कौन सबसे पहले आते हैं, द्वादश, षष्टम और अष्टम, इनके रत्न धारण नहीं किए जाते। और अगर धारण करने हैं तो हमें ये देखना होगा कि किस रूप में धारण किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनको रूप बदल कर हम धारण करते हैं और कई बार हम उन्हें कवच के रूप में धारण करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि किस तरह से धारण किया है और उसमें हमने किस लिए धारण किया। उदाहरण के लिए अगर पत्रिका में शनि वृश्चिक राशि के एकादश भाव में बैठे हैं तो मुझे भूल के भी नीलम नहीं पहनना है, क्योंकि वो पहले ही यहाँ पर मेरे लिए एक शत्रु की तरह से प्रवृत्ति लेके बैठे हैं, मुझे उसको नहीं बढ़ाना है। आग को बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी डालेंगे। तो शनि के दान करने हैं, ना कि उसका रत्न धारण करना है। इस तरह की चीज़ें हमें बहुत बारीकी से देखनी है और समझनी है, तभी रत्नों का लाभ ले सकते हैं। रत्न सिर्फ सजेस्ट करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, ये देखना कि किसके लिए कौन सा रत्न आवश्यक है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है, और तभी इसका लाभ मिलता है जब इसकी गहराई में हम जाते हैं। एक बात जानना चाहूँगी यहाँ पर आचार्य जी कि
देखा गया है हीरा जो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, हम सब पहनना चाहते हैं। अच्छा, एक कहीं ना कहीं ये हम लोगों को लगता है कि एक स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है कि भाई हीरा पहन रखा है। इंगेजमेंट्स होती हैं, लोग हीरे की अंगूठी पहनते हैं। तो ये हीरा जो कि जिसको हम श्रृंगार के रूप में देखते हैं और हीरे को धारण करने की बड़ी इच्छा रखते हैं, तो क्या हीरे को ऐसे धारण करना, श्रृंगार के रूप में धारण करना हर किसी के लिए ठीक रहेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि हीरा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का है यहाँ कारक है। अब आपकी पत्रिका में शुक्र कितना अच्छा है ये आपको समझना है, कहाँ पर इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ रहा है, कहाँ ये हानिकारक है, ये आपको देखना है। अब मैं इसका एक उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरे पास दो पति पत्नी का एक जो मैच मेरे सामने आया, उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर हस्बैंड की पत्रिका में शुक्र निचस्त है। अब हमने उनके शुक्र के उपाय कराए, उनसे दान कराए और उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। अब अचानक कहीं वहाँ गड़बड़ी शुरू हो गई, तो मेरे मन में आया कि साहब कुछ गड़बड़ ऐसी है जो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, जो पत्रिका में कहीं नहीं हो रही है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कोई आपने उपाय किया है कुछ अलग से या कुछ धारण किया? कहते नहीं। तो मेरी नज़र उनकी पत्रिका पे गई, खास तौर पे उनकी भार्या की पत्रिका पे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब आपने यहाँ पर कोई रत्न धारण किया है, जैसे शुक्र के लिए कोई चीज़ धारण करी? कहते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कहा कोई ज्वेलरी खरीदी है आपने? कहा हाँ, मैंने एक डायमंड की रिंग ली है, सॉलिटेयर पहना है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब समस्या का मूल मिल गया हमें। अब सॉलिटेयर का मतलब हो गया शुक्र के लिए आपने रत्न धारण कर लिया। अब शुक्र के लिए रत्न धारण किया, पति की पत्रिका में शुक्र निचस्त है, आपने शुक्र धारण किया। अब क्या हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, हस्बैंड को लॉसेस शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब मैं मैरिज पार्टीज में, फंक्शंस में पहनती हूँ, और वो बाद में ये क्या कहते हैं, साहब हम जब भी शादी से आते हैं दोनों बहुत लड़ते हैं। बात आपके सामने क्लियर हो गई कि वो जो शादी से आ रहे हैं, आने के बाद लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि वो शादी में ही वो सॉलिटेयर को पहन के जाती हैं। तो शुक्र का रत्न धारण करना खाली यश वैभव को दिखाता है, यही नहीं सोचना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा, कहीं हमें इससे नुकसान तो नहीं होंगे, हमारी पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है क्या नहीं है। कई लोगों को बिल्कुल निषेध होता है, आप बिल्कुल शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, पर हम फिर भी ये भूले भटके कहते हैं ठीक है कभी कभार तो पहन ही सकते हैं, पर वो कभी कभार थोड़ा सा भी जहर बहुत हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दें कि हम इस तरह से शौकिया तौर पे भी रत्नों को धारण ना करें। हम आजकल देखते हैं ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे रत्न लगे होते हैं, जैसे हम माणिक को देखते हैं, पन्ने को देखते हैं। अब माणिक पहनकर आप ये सोचते हैं कि साहब सुंदर लग रहा है, रेड स्टोन है, रेड रूबी के सेट पहने हुए मैंने लेडीज़ को बहुत देखा है, पर वो घातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेड रूबी जो है यहाँ पर सूर्य का रिप्रेजेंट करता है, और आपकी पत्रिका में सूर्य खराब है या कहीं ऐसी स्थिति में है तो आपके लिए वो हानिकारक या रोग कारक हो जाएगा। रोग कारक के साथ साथ क्या मान सम्मान पर भी असर पड़ सकता है? क्योंकि सूर्य बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपकी राहु की महादशा है तो और वो माणिक आपने धारण कर लिया तो वो आपके लिए हानिकारक होगा ही होगा, मान सम्मान के लिए भी घातक हो जाएगा। मान सम्मान के लिए भी घातक हो जाएगा, यानी इस चीज़ का बहुत ही हमें ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, तो जब हम बात करते हैं रत्नों की, ज्वेलरी की, गोल्ड का भी बड़ा शौक होता है, तो आप गोल्ड के लिए क्या करें? क्योंकि शादियों में गोल्ड तो चलता ही चलता है। अब बृहस्पति ठीक नहीं है, नीच है, गोल्ड में हमने कोई भी रत्न धारण कर लिया या गोल्ड में हमने गोल्ड धारण कर लिया, तो ये भी घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, अगर आप ये कहें कि गोल्ड पहनना घातक हो सकता है तो ऐसा मैं नहीं मानता है गोल्ड घातक हो सकता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जब बृहस्पति नीचस्थ हों उन स्थितियों में हम ये कहते हैं कि आप गोल्ड धारण ना करें, और ख़ास तौर पे धारण से ज़्यादा इस चीज़ पे हम तवज्जो देते हैं, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आप गोल्ड बेचें ना। कई बार मुसीबत में आकर हमारे पास सबसे ज़्यादा एक लिक्विड मनी का साधन होता है कि आप गोल्ड सेल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति उच्च है और हम ये आपसे स्पेशल कहते हैं कि साहब आप भूल के भी गोल्ड मत बेचिएगा, तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर हम गोल्ड पहनने के लिए जनरली किसी को नहीं मना करते। वो 1000 के पीछे कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसमें ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसे निषेध कहेंगे कि आप गोल्ड ना धारण करें। जी, एक और प्रश्न, रत्नों की हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आप हैं, मैं ये जानना चाहूँगी रोगों से अगर कोई पीड़ित है, बहुत ज़्यादा रोग है, व्यक्ति को बीमार है, तो इस सिचुएशन में रत्न कितने कारगर होते हैं? बहुत कारगर होते हैं, पर एक चीज़ इससे पहले मैं आपकी बात में ही जोड़ दूँ कि कई बार हम गलत रत्न धारण करके रोगों की उत्पत्ति भी करते हैं। हम ये विशेषता समझ लें। जैसे अगर आपका बृहस्पति पीड़ित है और बृहस्पति का समय भी नहीं है कि आपको पुखराज धारण करना है, और आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर रहे हैं, तो कमर दर्द की शिकायत और मोटापा आपको देगा। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर कैटसाई, रूबी, या हमने कह दिया कि आप यहाँ गोमेद पहन रहे हैं, इस तरह के अगर कोई भी स्टोन आप पहन रहे हैं
और उनके आपको आवश्यकता नहीं और पत्रिका में भी वो कहीं क्षीण है तो वो भी आपके लिए घातक हो जाएंगे। साथ ही अगर हम उनका सदुपयोग करें तो उदाहरण के लिए हम मान लें किसी व्यक्ति की किडनी प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति के लिए लीवर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये रत्न बहुत सहायक हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो पुखराज धारण करेगा तो उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा। अगर स्किन प्रॉब्लम है तो पन्ना बहुत अधिक लाभकारी होगा। पर यह ध्यान रखिएगा, अब यहीं पर पॉइंट लगाता हूँ कि खास तौर पर ऐसे मत पहन लीजिएगा कि स्किन के लिए लाभकारी बताया आचार्य जी ने और मुझे स्किन डिजीज़ है तो मैं पन्ना धारण कर लूँ। नहीं, हमें पत्रिका दिखाकर उसका अवलोकन कराकर फिर उस चीज़ को धारण करना है, अन्यथा फिर वो हानिकारक होता है। बिल्कुल, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। केमिस्ट से जाकर दवाई लेकर खाने से अच्छा है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और फिर डॉक्टर जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करे उसको खाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अपने मन से रत्न पहनने से, या फिर किसी ने आपको कार्ड दिया ज्वेलर की शॉप का जिसके पीछे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, अमूमन तौर पर लिखा होता है शुक्र के लिए हीरा धारण करें, इसके लिए ये धारण करें, और हम लोग बड़ी खुशी खुशी चले जाते हैं कि ये पहन लेते हैं सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए, उसको दिखवाइए, जानिए कि कौन सा रत्न सटीक है जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपके भाग्य को बदल सकता है। इसके लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हर समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं, लेकिन रत्न कब कैसे पहनना है और किस समय पहनना है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई भी दिक्कत है आप आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं वो लोग भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, रत्नों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आए उसके लिए। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर हम जानेंगे आपकी कुंडली के बारे में, कैसे कुंडली के माध्यम से जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं इसके बारे में। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन की जो इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं वो आप सभी के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। खुशहाल संपन्न जीवन आप व्यतीत करना शुरू कर दें, जिसमें संपन्नता के साथ, सुख समृद्धि के साथ साथ शांति का भी वास हो। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में लेडीज़ के बारे में। देखिए, बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के बारे में बात करना, और उनकी इतनी सारी तकलीफ़ें होती हैं, कई बार वो अपनी तकलीफ़ें शेयर भी नहीं कर पाती हैं, किसी को बता भी नहीं पाती हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कई बार इसलिए कि भाई हम अपनी तकलीफ़ को सह सकते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ़ को अगर किसी को बताएंगे तो कहीं घर पर बात ना आ जाए, घर की इज़्ज़त पर बात ना आ जाए। इसलिए हमने कोशिश ये की है कि आप भी खुद जानें अपनी कुंडली के बारे में, आप जानें अपने ग्रहों के बारे में। ग्रहों में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो स्त्रियों की कुंडली में स्त्रियों को प्रभावित करते हैं, या फिर स्त्रियों को जो ग्रह प्रभावित करते हैं क्या वो ऐसा है कि वो जो पुरुष हैं उनको अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, यानी कि स्त्रियों को प्रभावित करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। अगर उससे कुछ भी अनुचित घटित हो रहा है हमारे साथ तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं, जीवन में कोई भी समस्या चल रही है आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल स्पेशलिस्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, जानना चाहूँगी
आपने मुझसे थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हम चाहते हैं कि वुमेन ओरिएंटेड हो चीज़ें, स्त्रियों को हम ज्ञान दें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में समझें। बहुत खुशी हुई थी क्योंकि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं जानना चाहूँगी, पहला प्रश्न जो आपने ही मुझे बताया था कि स्त्रियों को प्रभावित करने वाले ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं जो हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हमारी लाइफ पे असर डालते हैं? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपतये नमः। देखिए, अगर हम बात करें पत्रिका में सबसे पहली बात 12 राशियां और 9 ग्रहों की बात जब करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ये बात समझ में आती है कि इसमें एक भिन्नता आती है। वो कब आती है? पुरुष और स्त्री की जब हम बात करते हैं तो वही ग्रह जब एक पुरुष की पत्रिका में दूसरी तरह से प्रभाव देता है और एक स्त्री की पत्रिका में दूसरी तरह से देता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि वो एक ही ग्रह दोनों जगह भिन्न कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पुरुष की पत्रिका में हम शुक्र को देखें और किसी स्त्री की पत्रिका में शुक्र को देखें तो दोनों में भिन्नता आ जाती है। अब वो भिन्नता किस प्रकार से आती है आपको भी बड़ा अचंभित करेगी। वो कि अगर किसी पत्रिका में शुक्र उच्च का होता है स्त्री की पत्रिका में, तो निश्चित तौर पर वह सौंदर्य के लिए या कहीं मेकअप के लिए, ग्लैमर के लिए वो लालायित होती है या उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हैं। और वही शुक्र वहाँ उस स्त्री को साथ में फेम भी देता है, नेम फेम भी देता है। और अगर वो शुक्र खराब होता है तो वह उस स्त्री के लिए क्या रोग पैदा करता है और क्या चीज़ें दूर करता है। अब वहाँ अपोजिट सेक्स से उसकी रुचि कम कर देता है। सेकंड थिंग, वहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पर मेकअप से एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दूसरे जो रोगों की बात करें तो एक रोगों की श्रृंखला शुरू हो जाती है जिसे हम गाइनियो की प्रॉब्लम्स कहते हैं, या गाइनियो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा दायक जो है वो शुक्र है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि एक ही ये ग्रह दोनों तरफ भिन्नता किस तरह देता है। और अगर ये पुरुष की पत्रिका में अगर खराब हुआ या अच्छा हुआ तो वहाँ क्या देगा? वहाँ पे भी एक चीज़ समान रहेगी कि वह मेकअप या कॉस्मेटिक्स की बात जो हम करते हैं उसके लिए तो अक्सर होगा ही होगा। साथ में एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि वो स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएगा, या कह लीजिए उसके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा रहेगी कि मैं किस तरह उनसे बात करूं। दूसरी चीज़ एक और जुड़ जाती है यहाँ पर कि अगर ये शुक्र किसी धन भाव में या द्वादश में उच्च का हो रहा है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति इजी मनी चाहता है और ख़ास तौर पे उसे मान सम्मान यश वैभव बहुत जल्दी से मिलता है। अगर मान लीजिए शुक्र द्वादश में मीन राशि के हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति बनेगी कि वह व्यक्ति मान सम्मान और यश वैभव बहुत सरलता से प्राप्त कर लेगा और जीवन में बहुत जल्दी उन्नति करेगा। और अगर ये शुक्र वहाँ खराब हो रहे हैं तो क्या देंगे? निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साथ में जो उसका फीमेल पार्टनर है वह उससे दूर भागेगा, या कह लीजिए वहाँ उसका सामंजस्य नहीं बनेगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करेगा। तो निश्चित तौर पर समझ में आती है कि वहाँ रोग के रूप में शुक्र ने सिर्फ एक ही वहाँ पर रोग दिया कि वहाँ स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करी, पर स्त्रियों के साथ में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई। पर अब समस्या क्या होती है, किसी स्त्री को किसी तरह की भी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या हो रही है, वो डिस्कस नहीं कर पाती। कई बार जैसे अभी श्रद्धा जी ने कहा कि हम बता नहीं सकते, कई बार हम समाज से डरते हैं, परिवार से डरते हैं और कह नहीं पाते। पर हम पत्रिका के माध्यम से, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर और साथ में एस्ट्रो मेडिकल करते हुए मैंने एक चीज़ समझी है ख़ास तौर पे कि जब भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर से डिस्कस करने जाते हैं, हम कभी भी नहीं ये सोचते कि एस्ट्रो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसका लिया जा सकता है। सबसे पहले ये जाना तो जाए कि ये रोग उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, किन ग्रहों की वजह से हो रहा है। जब हम उसका मूल जान लेते हैं, उस ग्रह विशेष को जान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका उपचार करना भी आसान हो जाता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम ऊपर से मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेते हैं, हम उसकी जड़ों को नहीं समझ पाते और वो रोग फैलता रहता है, रुक जाता है और फिर शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम मेडिकली ट्रीटमेंट में कई बार टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमें तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा। तो पहले आप जड़ जान लें। जी, जड़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और कॉलर भी हैं, लेकिन आचार्य जी एक बात यहाँ पर समझ में आती है, कई बार ऐसा होता है हम जाते हैं टेस्ट करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट हमारे सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन हम तकलीफ में हैं, हम परेशान हैं, हम कैसे इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दें कि टेस्ट नॉर्मल है इसका मतलब हम ठीक नहीं है या ठीक है। लेकिन ये आपकी बात जानने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हमें कुंडली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ से भी जड़ को जानना चाहिए। हो सकता है आप वहाँ के ट्रीटमेंट्स करें जो कि बहुत आसान होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है ये भी मैं ज़रूर जानूंगी, और उसके बाद आप ठीक हो जाए। तो अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो भी करवाएं, वो गलत नहीं है, लेकिन इस तरफ भी, इस साइंस की तरफ भी आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और ख़ुद को ठीक करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है, इसके माध्यम से भी आप खुद को ठीक कर सकते हो। जैसे
जैसा कि आप एस्ट्रो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपसे मैं ज़रूर रोगों के बारे में भी जानूंगी। सुनीता जी से पहले बात कर लेते हैं। सुनीता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1972। 16/10/1972। सुबह 11:30 बजे, दिल्ली। जी, जी। क्या जानना चाहती हैं, बताएं। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो मेरी कब तक सॉल्व होगी, और मैं अपना कोई खुद का काम करना चाहती हूँ, कॉस्मेटिक की शॉप और टॉयज की शॉप ऐसी करना चाहती हूँ, वो सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। और मुझे मेरे घुटनों में और मतलब ये जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द है, घुटने में थोड़ा सा गैप आ गया है, और थोड़ी ना प्रॉब्लम मेरे को स्किन की भी हो गई है जी। ब्रीस्ट में। बहना, मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, कृपया अगर आप मुझे बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी आपकी पत्रिका में बृहस्पति की महादशा चल रही है। जी हाँ जी। बृहस्पति की महादशा 2009 से शुरू हुई है, तो क्या इसमें आपने वेट भी गेन किया? मैंने वेट ऐसा कुछ नहीं गेन किया है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो गया होगा, जैसे 5 किलो या 4 किलो, मतलब अप डाउन, क्योंकि इस बीच मैं प्रेग्नेंट रही हूँ, मेरी डिलीवरी हुई है, तो इस वजह से भी थोड़ा वेट हुआ और लूज भी हुआ जब बच्चा फीड करने लगा, तो मतलब ऐसा वेट नहीं गेन किया मैंने। सेकेंडरी, आपको स्पाइन में खास तौर पे या कह लें सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हुई? मुझे थोड़ा थोड़ा गर्दन में दर्द हुआ था, हाई बीपी की मुझे 2009 से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। देख, बिल्कुल, क्योंकि कैस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो हाई बीपी होगा ही होगा, क्योंकि बृहस्पति हमेशा वसा को बढ़ाता है, कैस्ट्रॉल को बढ़ाता है शरीर में। और गलती से भी आप पुखराज नहीं धारण करिएगा। कारण क्या है, यहाँ गुरु चंडाल योग है आपकी पत्रिका में, तो पुखराज भूल के भी मत धारण करिएगा। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न पूछा, कॉस्मेटिक का काम आप कर सकती हैं, तो भूल के भी कॉस्मेटिक के काम की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। कारण क्या है, शुक्र पीड़ित है, सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, वो भी दशम भाव में कार्यस्थान पे, तो निश्चित तौर पर ये समस्या देगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आ जाती है शुक्र की। हेलो आचार्य जी, मैं आपको एक बार बीच में मतलब बोलना चाहूंगी। हेलो हाँ जी जी, जी, बताएं। हेलो बताएं सुनीता जी, बताएं। जी, वो मेरे को लगता है कुंडली में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये मेरा 11:30 सुबह का टाइम है, जिसमें कि शुक्र 9th हाउस में है। राइट, अच्छी बात है। आपसे बात करके एक चीज़ तो समझ में आई कि आपको पत्रिका याद है। ठीक है जी। जी, आपने बताया 11:30 सुबह के। हाँ जी, सुबह के। और मेरी जो बृहस्पति की दशा है वो 2008 से शुरू हुई थी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ 10:30 का टाइम फीड हुआ तो नहीं, मेरा 11:30 में सुनने में गड़बड़ी हुई। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने आपको बीच में ठीक किया आपने, अच्छा किया, बता दिया। तो ठीक है, आपने सही बताया, पर शुक्र पीड़ित होने की वजह से कॉस्मेटिक्स के काम आप नहीं कर सकते हैं। और बच्चे के टॉयज और गिफ्ट आइटम का, गिफ्ट आइटम की अगर आप बात करें तो गिफ्ट आइटम के साथ में मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा काम करें जिसमें गिफ्ट आइटम जैसे चॉकलेट्स के गिफ्ट पैक बनाए जाते हैं या किस तरह के बनाए, तो खाने पीने की अगर आप आइटम्स को यूज़ करें या उस चीज़ का काम करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कारण क्या है कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति एकादश में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जब एकादश में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर खाने पीने की चीज़ों से ही हम धनार्जन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ भी है और एक ख़राब चीज़ भी है कि दशम में सूर्य बैठे हैं पर मंगल यहाँ पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ समस्या ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते अपने बिजनेस के ऊपर। ये एक समस्या है, तो किसी न किसी को अपने साथ ज़रूर ज्वाइन करा लीजिएगा। पार्टनर के लिए आपको ज़रूरत है। निश्चित तौर पर कई बार कहा जाता है कि पार्टनरशिप नहीं करिएगा, पर यहाँ पर आपको पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति के साथ में गुरु चंडाल योग होना, साथ में बुध का यहाँ पर होना, तो निश्चित तौर पर यहाँ पार्टनर की आवश्यकता है, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है और ये हमेशा किसी के सहारे को ढूंढता है। ये अकेला नहीं चल सकता, या तो सूर्य के साथ रहेगा या किसी न किसी राशि के नक्षत्र के साथ अपनी युति बनाकर उसकी नेचर को अडॉप्ट करेगा। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर आपने जो जॉइंट्स की बात करी, तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि शुक्र की वजह से एक समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। यहाँ पर किसी तरह की भी गाइनो प्रॉब्लम शुरू हुई है आपको, ख़ास तौर पर बृहस्पति का अंतर बदलने के बाद? कोई गाइनो प्रॉब्लम सुनीता जी आपको हुई हो, कोई गायनिक प्रॉब्लम? मेरे को गायनिक प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर अब इसके लिए सावधान रहिएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर 2015 में ये जो दशा परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर आपको ये समस्या देगा, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, पंचम में नवम में है, तो निश्चित तौर पर ये रोग देता है। और घुटनों में दर्द की जो शिकायत है उसका दो कारण हैं। यहाँ शरीर की जो वसा में जो दिक्कत आती है, और ख़ास तौर पे गुरु चांडाल योग होने की वजह से दिक्कत ये आती है कि हमारा फैट एक तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ से एक चीज़ होती है कि जिसे हम बोन बैरोस कहते हैं, उसमें भी कमी आ जाती है।
अब ऐसी स्थिति में उन बोन बैरोज की कमी की वजह से ये आपको जॉइंट पेन प्रॉब्लम शुरू हो गई और गैप की जो आपने बात कही। तो इसलिए बृहस्पति का उपचार करें, बृहस्पति का दान ना करें। बृहस्पति के यहाँ बढ़ाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए क्या करना है, तो केसर का तिलक करें, पीले वस्त्र धारण करें, ये आप चीज़ें करें तो बहुत अच्छी बात है। पर साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अपनी माताओं बहनों से हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे अधिक समय आप कहाँ बिताती हैं, अपनी किचन में बिताती हैं। और किचन में अगर गड़बड़ी हुई तो निश्चित तौर पर आपके शरीर पर उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और बाकी परिवार के सदस्यों पे भी पड़ेगा, पर सर्वाधिक किस पे पड़ेगा, जो वहाँ पर बैठा है। तो वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो जब भी जल तत्व और अग्नि तत्व जुड़ते हैं तब भी जोड़ों से जुड़े हुए रोग आ जाते हैं। और दूसरी बात, ख़ास तौर पे किचन में मसाले कहाँ रखने हैं, भारी चीज़ें कहाँ रखनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ रखनी है, जब तक इन भेदों को आप नहीं जानेंगे, वास्तु के द्वारा इन चीज़ों को नहीं क्लियर करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। खाली ये कह लेना ठीक नहीं है कि मेरे घर में दक्षिण की तरफ अपना मेरा किचन बना हुआ है, वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अंदर इंटीरियर क्या है, अंदर आपने क्या गड़बड़ी कर रखी है, उसको जानना ज़रूरी है। और अगर उसको आप ठीक कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ आप बहुत से रोगों से बच जाएंगे। कारण क्या है, खाना पकाना ही ठीक नहीं है, खाना सर्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में एक और चीज़ जान लें कि जहाँ खाना बन रहा है, आपका जो जहाँ डिशेस बन रही हैं, अगर वो गलत है, उसमें कोई वास्तु दोष है, तो निश्चित तौर पर वहाँ रोग उत्पन्न होंगे ही होंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों जुड़ गए। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर हमारा गैस है और साथ में ही हमने सिंक रख दिया है। अब होता क्या है, हमने तो अपनी एक सुविधा देखी कि बर्तन यहाँ छूटा हुआ या गंदा हुआ, हमने साथ के साथ वहाँ डाल दिया। पर यहाँ अग्नि तत्व और जल तत्व को जो जोड़ा है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए इन मेडिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए वास्तु निरीक्षण कराना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को हम यहाँ पर आपको बता दें तो भी नहीं बात बनती, क्योंकि आपने घर में क्या गलती कर रखी है ये वहीं जाकर स्थान विशेष पे देखा जा सकता है। जैसे किसी डिश की रेसिपी सुनने से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते, वैसे हम आपकी समस्या सुन भर के हम आपको नहीं बता सकते। कई लोग मेरे पास आते हैं, पिछले 20-21 वर्षों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि कई लोग मैप बना के ले आते हैं, सब हमारी किचन यहाँ है, हमारे किचन में ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। और होता क्या है कि उससे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप वास्तु निरीक्षण कराएं, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपकी पत्रिका में इस तरह की कोई समस्या है जो खास तौर पे वास्तु से जुड़ी हुई है, अब वास्तु की बात यहाँ पर एक और निकल के आ गई तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। खास तौर पे हम किचन की जो बात करते हैं, हम पूरे घर के वास्तु को एक ही रूप में आकलन करते हैं। किचन को संभालने वाला, किचन का मालिक कौन है, घर की गृहिणी, घर की मालकिन है। अब उसकी अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि उसकी पत्रिका में मंगल कहाँ विद्यमान है। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हो रही कि वहाँ मंगल बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में और मैं अग्नि कोण को चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि साहब आप यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, तो ये गलती हो जाएगी। दोनों का हॉरोस्कोप देखना बहुत अनिवार्य है। अगर हम यहाँ घर के मालिक की पत्रिका देखते हैं तो घर की मालकिन भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ उनके लिए ही सब देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उन्होंने घर में बिताना है और उन पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जानकर ही अपने किचन को डिज़ाइन करें और उसके अंदर इंटीरियर को रखें तो बेहतर होगा जी। और वास्तु की आपने बात की है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुंडली दिखा लेते हैं और उसके बाद उपाय करने के बाद भी हमें कहीं लगता है कि ये कमी है। लेकिन उस चीज़ का आपने जो बिल्कुल सही बात की, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम सो रहे हैं, जहाँ हम उठ रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, वहाँ का क्या वास्तु है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एक बात और भी समझ में आई है कि वास्तु आप अपने घर का निरीक्षण ज़रूर करवाएं कि वास्तु क्या है। और अमूमन तौर पर देखा गया है कि जेंट्स अपने ऑफिस का वास्तु करवा लेते हैं, घर का भी करा लेते हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि किचन में सबसे ज़्यादा जो समय है वो गृहिणी बिताती हैं। अब किचन में क्या इंटीरियर है, कहाँ हम मसाले रख रहे हैं, कहाँ हम क्या सामान रख रहे हैं, कहाँ पे हमने मिक्सी रखी है, ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल कर लें तो फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ लेडीज़ के हाथ से वो कितनी ही कोशिश कर लें खाना अच्छा नहीं बनता। क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमने वहाँ पर क्या सामान कैसे रखा है उसका प्रभाव पड़ रहा हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और अक्सर मैं कई बार ये शिकायतें सुनता हूँ कि हमारे हस्बैंड के साथ बनती नहीं है कि तुम मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाती। अब इसका कारण क्या है? अब आपने मसाले कहाँ रखे हैं, ये एक मुख्य चीज़ है कि आपने वहाँ रखे हैं जहाँ पर अग्नि तत्व रखना है या अग्नि तत्व नहीं है। तो उससे क्या होगा, घर में कलह शुरू हो जाएगी। आपने खाना अच्छा भी बनाया, सब कुछ अच्छा किया, पर
समस्या क्या है कि आपके घर में कला का वातावरण है तो वो अपने आप चीज़ बेमानी हो जाएगी। दूसरी बात वहाँ से निकल के आती है कि जैसे आपने घर के किचन के अंदर ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया जल तत्व की बात करी, तो अगर ऐसी गलतियां कर रखी हैं तो निश्चित तौर पर वो किचन बेकार हो जाएगी। और दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम पत्रिका में बैठे ग्रहों की जब चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी निकल के आता है। अब जिस भी स्त्री का बुध पीड़ित है, जिस भी स्त्री का शुक्र पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, अब ये 3 ग्रहों का गठजोड़ एक पकवान तैयार करता है। इनसे अगर आप उठा के देखें क्या है, अभी आपके सम्मुख आ जाएगा। आपकी जितनी साग सब्जियां हैं, जितना सब कुछ है खाना पकाना, इन्हीं 3 ग्रहों में छुपा हुआ है। और इसमें चौथा ग्रह जुड़ जाता है जिसको शायद हम देखते भी नहीं, समझते भी नहीं, और वो है शनि, जिसको हम लवण कहते हैं। अब इसके बाद एक 5वां ग्रह और आ जाता है, वो बहुत कम आता है पर अक्सर यूज़ होता है, पानी, वो है चंद्रमा। अगर ये ग्रह पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। उदाहरण के लिए कई बार आप स्त्रियों से सुनते होंगे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मुझसे नमक गलत डल जाता है, मैं क्या करूँ। अब वो नमक गलत जो डल रहा है, शनि पीड़ित है आपकी पत्रिका में, निश्चित तौर पर इसकी वजह से आप ये गलती करती जा रही हैं। अब आप बुध पीड़ित है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आप रेसिपी गलत कर देंगी। अगर बृहस्पति पीड़ित है तो वैसा का मात्रा आप ठीक नहीं पाएंगे। आपका जो फैट डालना है, घी तेल जो आप यूज़ कर रही हैं, वो आप कहीं ना कहीं गलत कर देंगे या उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद शुक्र आया। शुक्र क्या करता है, यहाँ शुक्र खाने में कुछ नहीं करता है, प्रेजेंटेशन देता है। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ अच्छा किया, जब आपने सर्व करना था वहीं आप गड़बड़ कर गए। अब कई बार होता है, मैं एक ऑफिस में गया, एक ज्वेलर शॉप थी बहुत बड़ी, और मैं उनमें पास मिलने गया, मेरे जानकार हैं, तो उनके यहाँ पर देखता हूँ, बड़े अचंभे की बात लगी मुझे। उनके यहाँ क्या हुआ, मेरे सामने उनका एक ऑफिस बॉय पानी लेके आया और एक बॉटल लेके आया और उसने यूँ रख दिया मेरे आगे। तो मैंने उसको देखा और मुझे हंसी आई, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या जान छुड़ाई है या मुझसे दिक्कत है? नहीं सर कोई बात नहीं। मैंने कहा ये ऐसे क्यों पटक के चले गए? तो आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ मैटर करती है कि आपने किस तरह रखा है। आप अक्सर देखते होंगे घर में, आप भी कोशिश करिएगा, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, जब भी आप टेबल पे खाना रखते हैं उससे कोई आवाज़ तो नहीं उठती है। जैसे ही आवाज़ उठती है वहाँ पर आप कलह क्रिएट कर लेते हैं, वो नॉइस जो उठ रही है वो कलह पैदा करती है। तो निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके घर में इस तारतम्य से आप बचेंगे, और इन तारतम्य से जो कलह पैदा होती है और जो टेंशन्स पैदा होती हैं इन ग्रहों की युतियों से, आप उनसे बच सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। पर सबसे पहली बात, आप पत्रिका को जांच लें, पत्रिका का अवलोकन कर लें, तो भी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरे जीवन में ये क्या रहस्य है जो मेरे साथ घटित हो रहा है। जैसे अभी पहले बात हुई थी कि रोगों की बात हमें पता नहीं लगता, बहुत ट्रीटमेंट कराते हैं, हमें पता नहीं लगता। अब होता यही है कि जब भी हम रोगों की चर्चा करते हैं, मेडिकली हम भागते हैं, पर हम रूट कॉज नहीं ढूंढते हैं, और रूट कॉज नहीं ढूंढने की वजह से हम ऊपरी तौर पे उसको छुपाते रहते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं, और बार बार उठ के आता रहता है। अब पिछले ही दिनों मेरे पास एक लेडी आई और मुझे कहती हैं, आचार्य जी मुझे पेट में दर्द रहता है, मैंने बहुत बार अल्ट्रासाउंड कराया, बहुत बार मेरा MRI हुआ, बहुत चीज़ें हुई, और पिछले 15-16 सालों से मैं इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ और पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई लाभ नहीं हुआ, जब यही शब्द है तो इसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं रहस्य है। जब पत्रिका का अवलोकन किया गया और उन्हें बताया गया, देखा गया, तो समझ में आया कि हाँ साहब, यहाँ तो शनि की वजह से राहु के साथ युति है, साथ में मंगल भी विराजमान है। अब यहाँ क्या पैदा हो रहा है, या एसिड पैदा हो रहा है, पर वो पैदा कब होता है, जब वो खाना खाती हैं। उसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद जैसे ही वो पानी पीते हैं वो डाइल्यूट होता है और बॉडी में मिक्स होता है, और उससे पेट में दर्द हो रहा है उनके। डॉक्टर्स ने ये डायग्नोस किया पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो खाना खाने से कैसे रोकें? उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगा दिया, मसाले मत खाइए, आप ये मत करिए। अब समस्या वहीं की वहीं है, क्योंकि शनि राहु की युति तो वहीं की वहीं है। उसका उपचार क्या करना था वो नहीं समझ पाए और वो परेशान है। अब उनका हमने उपचार किया, उनको रेमेडीज़ बताई, और डेफिनेटली उनको बहुत रिलीफ मिला, और आज ना के बराबर उनको वो दर्द है। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि इनसे क्या लाभ मिल सकता है आपको, अगर आप इन चीज़ों को समझें। बिल्कुल जैसे श्रद्धा जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये एक साइंस है,
हम इसको एक भ्रांति मान के बैठते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी गलती है कि हम वहम मान लें, डर मान लें, तो ये गलत है। अगर इसे साइंस से लेंगे, साइंटिफिकली अगर आप समझना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी, जीवन बदलेगा आपका। और एक बात और है कि अगर हम एलोपैथी से निराश होते हैं तो हम होम्योपैथी की तरफ भाग जाते हैं, होम्योपैथी से निराश होते हैं तो आयुर्वेद की तरफ भाग जाते हैं, मतलब कि हम पद्धतियाँ चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक साइंस है, ये भी एक पद्धति है, तो हमें इस तरफ भी आना चाहिए और इस दृष्टिकोण से भी इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कहीं बीमारी की जो जड़ है हमें इसके जरिए तो पता नहीं चलेगी। और वाकई में पता चलती है, कई बार हम बार बार बीमार होते हैं और एक आलम यूँ आ जाता है कि हम कहना बंद कर देते हैं कि लोग कहेंगे क्या भाई तुम रोज़ाना बीमार रहते हो। लेकिन ये रोज़ाना ये सोचकर हम अपनी बीमारी तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। और ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब आपको कहीं से राहत नहीं मिल रही है तो यहाँ से, इस साइंस से, ज्योतिष के माध्यम से ज़रूर आपको राहत मिलेगी। हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में स्त्रियों को प्रभावित करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। शुक्र आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि रोग किस किस तरह के उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे हम शुक्र की बात करें या फिर हम मंगल की बात करें या किसी और ग्रह की बात करें। देखिए, रोगों की अगर आप चर्चा करें तो मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में हम ये कहें कि रोग किस प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं या किस प्रकार के रोग हैं, तो आज इतने रोग हैं कि जिनकी अगर हम लिस्ट लेके बैठें तो शायद सुबह से शाम तक चर्चा करते रहें, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और रोगों की बात अगर ये देखें, सबसे पहला रोग मैं देखता हूँ जो स्त्रियों के घर करता है वो डिप्रेशन, टेंशन और ख़ास तौर पे सिर दर्द की शिकायत। ये कहाँ से निकल के आता है? मैं ये समझता हूँ कि जितना पेशेंस और जितना कंट्रोल एक लेडी के पास है शायद एक आदमी भी ना कर पाए। और उसके बाद भी एक लेडी डिप्रेशन में जीती है और उसके बाद सिर दर्द का शिकार हो जाती हैं और कई बार ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायतें सुनने को आती हैं। अगर आप देखते हैं, अक्सर अगर आप उठा के एनालिसिस देखें, गूगल पे सर्च करें, कहीं भी आप उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज की पेशेंट्स लेडीज़ हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेन की शिकायत लेडीज़ को है। उसका कारण क्या है? अंदर छुपा हुआ वो दर्द जो किसी से बयां नहीं हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं गुबार निकलेगा। अब वो क्यों हो रहा है, कहाँ टेंशन है, वो पत्रिका ही बताती है। और जब आप किसी एक सामने बैठते हैं, मेरे सामने कई लेडीज़ आती हैं, बात करती हैं, वो कहती हैं आचार्य जी मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरा रोग है या मेरे घर की ये समस्या है, और रोने लगती हैं फूट फूट के। पिछले ही दिनों मेरे पास एक महिला आई, वो अपने हस्बैंड के साथ, रिलेशंस के साथ बहुत परेशान थी। अब उसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंस थी कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी शुरू हो गई। अब वो कहती है मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कितना टाइम देते हैं, क्या टेंशन्स हैं, क्या रिलेशंस हैं, क्योंकि सप्तम पीड़ित है, मैंने पत्रिका खोलते ही देख लिया कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात अपने मुंह से नहीं कही, वो मुझे बार बार कह रही हैं मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब हमने कुरेदा तो उन्होंने निश्चित तौर पर वो सब कुछ कबूला जो उस पत्रिका में दिखाई देता था, और वो रोने लगी फूट फूट के। कहते हैं आचार्य जी आज आपने वो जख्म कुरेद दिया जो सालों से मैं दबाए बैठी थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई कि मुझे कारण ही नहीं समझ आ रहा था कि डिप्रेशन पैदा कहाँ से हो रहा है। डिप्रेशन किसी बीमारी का नाम नहीं है, डिप्रेशन उस चीज़ का रोग है जो आप अपने अंदर एक रोग बना के बैठ गए हैं, अपने दिमाग को कहीं ना कहीं इंडल्ज करके बैठ गए हैं, किसी चीज़ को सोचते रहते हैं और वो डिप्रेशन बन जाता है, वो एक बीमारी बन जाती है, जबकि ये कोई बीमारी है नहीं, आपने पैदा कर ली है। तो जब तक अपने दिल का हाल आप बयान नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं कहते और अपनी पत्रिका के माध्यम से अपना एनालिसिस नहीं करते, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है भविष्य दर्पण, वैसे ही भविष्य के दर्पण में झांकने का एक माध्यम है ज्योतिष। और ख़ास तौर पे न केवल भविष्य, आप वर्तमान और भूतकाल को भी देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट जो दिखता है आपको। सबसे बड़ी बात, मैं तो गीता के उपदेश को मान के चलता हूँ कि प्रेजेंट में ही फ्यूचर बनता है। और अगर प्रेजेंट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रेजेंट को समझें कि इस प्रेजेंट के अंदर जो हमारा पास्ट छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हैं। अक्सर लोग एक ही चीज़ करते हैं कि वो पास्ट में ही अटके रहते हैं, वो प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर ख़राब होता है और ये रोग उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों को रोग अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसीलिए होते हैं कि वो दिल की बात कह नहीं रहे हैं। एक आदमी बेबाक होकर अपनी बात कहता है, चिल्ला देता है, गालियाँ देता है, सब कुछ करता है,
एक स्त्री ऐसा नहीं करती है, एक महिला ऐसी नहीं कर रही है और उसी का कारण है रोगों से ग्रसित हो जाए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है किसी को भी, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे फिर वो मेल्स हो, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत खुशी हुई कि जीवन को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। आप स्टूडियो में आए उस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर हम जानेंगे कि हम कैसे खुद को और भी अच्छा बना सकते हैं, खुद के जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। यदि आप एस्ट्रो मेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com।